नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। रोज की तरह मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। और आज हम चर्चा करना चाहते हैं आयुर्वेदिक दवाओं की, और चर्चा विशेषकर स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद की। देखिए, यह चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मिसलीडिंग एड्स आप नहीं छाप सकते, एडवर्टीजमेंट नहीं देख सकते। देखिए, आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में कहा जाता है आप किसी दुकान पर चले जाइए, कोई पर्ची की जरूरत नहीं, कोई प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। आयुर्वेदिक के दवाओं के नाम पर क्या क्या बाजार में बिकता है। देखिए, मैं पतंजलि की दवाओं को चुनौती नहीं देता, स्वामी रामदेव को भी चुनौती नहीं देता, लेकिन इसके बहाने क्या क्या होता है मार्केट। डायबिटीज की दवाएं बेची जाती हैं, जापानी तेल बेचा जाता है, देशी व्याग्रा बेचा जाता है, यह सब कुछ होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचा था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से और स्वामी रामदेव और पतंजलि के बारे में। देखिए, मैं कई बार कहता हूं, अभी हाल के दिनों में मुझे ही डेंगू हुआ था और सामान्य समझ के लोग, सभी लोग कह रहे थे कि आप बकरी का दूध पीना शुरू कर दीजिए, प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। लेकिन मैं पटना से लेकर दिल्ली तक के डॉक्टरों के संपर्क में था और सबों ने सबसे पहले बड़े डॉक्टरों के संपर्क में था ये नसीहत दी कि बकरी का दूध मत पीजिएगा। हमने कोरोना काल में भी देखा, देश दुनिया बिल्कुल परेशान थी, कौन सा दवा काम करेगी, कौन सा दवा काम नहीं करेगी। उसी समय स्वामी रामदेव ने कोरोना ठीक करने की दवा भी निकाली थी और फिर दवा की बिक्री ऐसे बढ़ी कि लोग 100-100 किलोमीटर दूर जाकर, मिलता ही नहीं था। तो अखबारों में हम विज्ञापन भी देखते हैं। देखिए, जब हम देखते हैं, विज्ञापन की बात करते हैं, तो जो एलोपैथी की दवाएं हैं, अंग्रेजी दवाएं हैं, शायद उन्हें विज्ञापन देने का अधिकार प्राप्त नहीं है दवा कंपनी। लेकिन ऐसी रोक आयुर्वेदिक कंपनियों के लिए नहीं है। वे विज्ञापन देते हैं और सबसे आगे पतंजलि आयुर्वेद, मतलब स्वामी रामदेव जिससे जुड़े हैं वह। और जब विज्ञापन छपते हैं तो कौन सी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज और जिसकी दवा ये नहीं बताते। कैंसर की दवा बताते हैं, किडनी की दवा बताते हैं, सारी दवाएं बताते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत कड़ी लताड़ लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिसलीडिंग एड्स, और इतना तक कहा गया कि यदि आपने इस तरीके से विज्ञापन छापा और जो आप दावा करते हैं प्रामाणिकता में बात प्रमाणित नहीं हुई, तो फिर पतंजलि आयुर्वेद की हर दवा जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उस पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा देंगे। 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो ये क्या मसला है, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों की और ये किस तरीके से लोगों के जनजीवन को। मैं कभी आईएलबीएस गया था दिल्ली में, लीवर की सबसे बड़ी संस्थान है जहां उपचार होता है, और मुझे बहुत सारे मरीज मिले जिन्होंने कोरोना काल में इतना गिलोय पिया था, इतना गिलोय पिया था कि पूछिए। तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा अजीत जी? क्या कोई लोचा है स्वामी रामदेव के दावे में, पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं में? देखिए ज्ञानेश्वर जी, कुछ गड़बड़ी दवा में कुछ कमी होने या खामी होने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। दवाओं के मेरिट पर, उनके गुण दोष पर सुप्रीम कोर्ट ने जी कोई टिप्पणी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जी मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब भ्रामक और गलत विज्ञापन आप नहीं दे सकते हैं। आपके पास अगर प्रमाण है कि हाँ ये जी दवा और किसी लैब में प्रूवन है कि ये दवा, इस दवा से ये बीमारी ठीक होती है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर उसका कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, वो लैब टेस्टेड नहीं है, और व्यापक जिस तरह से एक दवा, जो एलोपैथी की एक दवा बनती है, और इसके पहले लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन कोरोना के समय लोगों ने देखा कि वैक्सीन बनती है तो उसके कितने ट्रायल होते हैं, किस तरह से ट्रायल होता है, जबकि ये वैक्सीन बहुत जल्दी बनी। इसके जी पहले कोई भी वैक्सीन 7 साल से हम्म, पहले नहीं बनती है। 7 साल में कई कई ट्रायल होते हैं और सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर उसकी टेस्टिंग होती है, और उसके बाद जाकर के तब उसको उस दवा हम्म, को या उस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह का कोई परीक्षण जी किसी आयुर्वेदिक दवा का नहीं हुआ है, अगर उसके वो लैब टेस्टेड नहीं है,
बड़ी आबादी, अलग अलग उम्र और अलग अलग लिंग, अलग अलग भौगोलिक एरिया में रहने वाले लोगों के ऊपर अगर उस दवा की टेस्टिंग नहीं हुई है, तो उसको लेकर के कोई दवा आप नहीं कर सकते हैं कि ये दवा इस बीमारी को ठीक करती है। जी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके मेरिट पर कुछ नहीं कहा है, उनकी दवाओं के मेरिट पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन कोई दावा करने से रोका है कि आप दावा मत करिएगा। अब हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगले ही दिन रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारी दवाओं में जी कोई गड़बड़ी नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। और फिर वो गोलमोल बातें जो पिछले 3 साल से वो कर रहे हैं, 4 साल से लोग उनके पीछे पड़े हैं, 4 साल से उनको ये बात कही जा रही है, 4 साल से कि आप मत कहिए, इस तरह की बातें मत करिए। और उनकी वो जिस पार्टी को बहुत समर्थन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके बड़े नेता थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने भी एक बार इनके दावों पर सवाल उठाया था और कहा था कि आप मत करिए इस तरह के दावे, तब इन्होंने माफी भी मांगी थी, पीछे भी हट गए थे अपनी बात से। फिर अब जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इन्होंने वही बात गोल मोल घुमा फिरा करके कहने की जो बात होती है कि हमारे ऊपर 1,000 करोड़ का जुर्माना लगा दो, हमको मौत की सजा दे दो, हम वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे भाई, आपको कोई क्यों मौत की सजा देगा और क्यों 1,000 करोड़ का आपके ऊपर फाइन लगाएगा कोई? सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि आप भ्रामक और जो गलत दावे हैं वो मत करिए, उस तरह का विज्ञापन मत दीजिए। और दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि जी एलोपैथिक जो दवाएं हैं, जो डॉक्टर हैं, जो एमबीबीएस करके जो डॉक्टर बनते हैं, आप उन पर सवाल मत उठाइए। उनको आप एक तरफ से साबित करना चाहते हैं कि ये लोग लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, तो इस तरह की चीजें मत करें। सिर्फ इतना कहा है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंच ने ये एक निर्देश दिया और कहा कि हम फरवरी में 5 फरवरी को हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो दिलचस्प और हैरानी की क्या बात है ज्ञानेश्वर जी, हम आपको कह बिल्कुल रहे थे कि जो काउंसिल पेश हुए, वकील पेश हुए जी थे कोर्ट में पतंजलि की तरफ से, उन्होंने कोर्ट में दो टूक अंदाज में कहा कि हम अब इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं छापेंगे और ये भी देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि कोई रेकलेस कमेंट ना हो। कोई एकदम से चलते चलते जो कमेंट कर देते हैं, चलते चलते किसी पर कुछ भी बोल दिया, उस तरह का कोई रेकलेस कमेंट नहीं हो हमारी तरफ से जी और हम इस तरह का कोई विज्ञापन नहीं छापेंगे, ये बजाबता उनके वकील ने कोर्ट में कहा। लेकिन उसके अगले दिन फिर कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं और हमारी दवाएं ऐसी हैं और हमको 1,000 करोड़ का जुर्माना लगा। तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, अगर कोई कमी है उसको दूर करना चाहिए। देखिए, अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि देश की बड़ी आबादी आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करती है और इस पिछले साल, अब बिल्कुल हमको ध्यान आ रहा है कि पिछले ही साल इस तरह का एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जब चीफ जस्टिस रमना की बेंच ने इसकी सुनवाई की थी। एनवी रमना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, तब भी जी पतंजलि का ही मामला था। और उस समय भी इसी तरह से ये आईएमए ने ही, उस समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ही उस समय भी याचिका दी थी और उस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस थे, जस्टिस रमना ने कहा था कि अरे ये स्वामी रामदेव को क्या हो गया है। हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं कि उन्होंने योग को जो है इतना लोकप्रिय बनाया, उन्होंने एक वैकल्पिक पद्धति शुरू की, हम लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनको भी जो दूसरी पद्धतियां हैं इलाज की, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जो दूसरी पद्धति है उसका, उसके बारे में इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। ये पिछले साल की बात है, हमको लगता है अगस्त जी सितंबर, ये जस्टिस चंद्रचूड़ के बनने के पहले थोड़े दिन पहले की बात हुई, अगस्त 2022 की बात होगी। तो उस समय चीफ जस्टिस रमना ने भी ये बात कही थी और तब भी जो काउंसिल जाते हैं वो कह देते हैं कि ठीक है भी, हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, इस तरह का कोई विज्ञापन हम नहीं छापेंगे, कोई भ्रामक या गलत बात हम नहीं कहेंगे। और फिर उसके बाद वही ढाक के 3 बात, फिर उसी तरह की बातें होती हैं, उसी तरह के विज्ञापन होते हैं, उसी तरह के कमेंट होते हैं। ये बेसिक बात है ज्ञानेश्वर जी, जो हर जिस कॉमन सेंस की बात है, जो कॉमन सेंस से समझता है आदमी, वो ये है कि आयुर्वेद जो है जी वो उपचार नहीं है, वो उपचार की पद्धति नहीं है, वो बचाव की पद्धति है। जो एक 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 बचाव कहावत, की एक अंग्रेजी पद्धति में एक मुहावरा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले से बचाव करिएगा तो बिल्कुल आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आयुर्वेद जो है वो बचाव का जी तरीका है, उसका इस्तेमाल करके आप आयुर्वेदिक दवाओं का, जब ये दवाएं नहीं बनती थी तब भी ये तमाम उपचार किए जाते थे। जो चीजें आज दवाओं में इस्तेमाल होती हैं, क्या इस्तेमाल होता है? नीम इस्तेमाल करते हैं, आंवला इस्तेमाल करते हैं, गिलोय इस्तेमाल करते हैं, हरे बहेड़ा, यही सब चीजें तो इस्तेमाल करते हैं जो पहले हमारे आपके घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होता था। जीरा, हल्दी, यही तो इस्तेमाल जी करते हैं।
तो ये तो हर हर व्यक्ति के किचन हम्म, में ये उपचार होता है, रहता है, और लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये बचाव के उपाय हैं, इनसे आप इस्तेमाल करिएगा। अगर सर्दियां शुरू हो गई हैं, अगर आप लहसुन की कलियां खाते हैं सुबह एक, और अदरक लेते हैं खाने में, तो आपका आप सेहत, इम्यूनिटी ठीक रहती है। आप नींबू की चाय पीजिए, नींबू का शरबत पीजिए, विटामिन सी लीजिए, धूप में विटामिन डी लीजिए, तो इससे आपका बचाव होता है, बीमारी नहीं होती है। तो यही तो आयुर्वेद है, ये तो बीमारी नहीं होने का तरीका है कि आपको बीमारी नहीं हो। बीमारी हो जाए तो जी, उसका इलाज नहीं है ये, इससे आप बीमारी ठीक नहीं हम्म, कर सकते हैं। अगर बीमारी इससे ठीक हो रही होती तो ज्ञानेश्वर जी, बाबा रामदेव को हम्म, और आचार्य बालकृष्ण को अस्पताल में भर्ती नहीं होना होता। बिल्कुल मैं इसी मुद्दे पर आ रहा हाँ, था। ये दोनों बिल्कुल मैं लोग इसी मुद्दे अस्पताल पर में आ रहा भर्ती हुए थे। था। जी, जब दिल्ली में इनका अनशन खत्म हुआ था जी, रामदेव का, और यहाँ से जो पुलिस ने की कार्रवाई के बाद वो गए थे, यहाँ से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया, देहरादून गए थे, तो वहां जाकर के वो अनशन पर बैठ गए थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। सारे पैरामीटर्स उनके डाउन हो गए थे। तो जब जी, तबीयत आपकी बिगड़ गई, तब तो आपका कोई उपाय काम नहीं आया ना। फिर तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां आपको हम्म, सलाइन चढ़ाना पड़ा, और कुछ विटामिन के टेबलेट्स दिए गए, और कुछ और उपचार हुआ, तब आप ठीक हुए। इसी तरह से मैं आचार्य बालकृष्ण का हुआ, जो उनके नंबर 2 हैं, एक तरह से पतंजलि ग्रुप उन्हीं का है। तो उनको चेस्ट पेन हुआ, बिल्कुल, तो वो पहले हरिद्वार के एक अस्पताल में भर्ती हुए, और वहां से फिर ले जाकर के एम्स ऋषिकेश में उनका इलाज कराया गया। तो जब आप तबीयत खराब हो गई किसी की, तब उसमें उपचार नहीं है। फिर उपचार के लिए आपको एलोपैथी के पास जाना है। कहीं हम्म, कोई आपका पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो कोई उपचार नहीं है, उसके लिए अस्पताल में जाना है। कोई सर्जरी करनी है तो वो उसमें कोई उपचार नहीं है, उसके लिए आपको एलोपैथिक इलाज के लिए जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। और जब से ये पतंजलि का उदय नहीं हुआ था, तब से, उसके काफी पहले से लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। तो जिसको भगवान माना जाता है, और सिर्फ जी, इंडियन सोसाइटी में नहीं, पूरी दुनिया में जिनको भगवान माना जाता है, और कोरोना में सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से अपने अपने जान की बाजी लगा करके लोगों ने, डॉक्टरों ने जान बचाई लोगों की। आप उनको लुटेरा कहते हैं, उनको आप हत्यारा बताते हैं, उनके खिलाफ बेवजह टिप्पणियां करते हैं, ये कहीं से जायज नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। और अब बेचने से भी ज्यादा अब ये हो जी। गया है कि हर आदमी खुद ही इस्तेमाल करने लगा है। हर आदमी खुद ही इस्तेमाल करने लगा हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है अजीत जी कि हर आदमी विज्ञापन से प्रभावित होकर विज्ञापन देखकर रोग का इलाज करने लगा है। मुझे याद है मैं दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर के यहाँ गया था और जब मैं उनके कक्ष में प्रवेश करने वाला था तो बाहर एक बड़ी टिप्पणी लिखी हुई मुझे दिखाई पड़ी। गूगल की जानकारी लेकर डॉक्टर के कक्ष में प्रवेश न करें। चलिए गूगल की जानकारी, यहां तो अखबारों के विज्ञापन से किडनी का उपचार, कैंसर का उपचार, डायबिटीज का उपचार, थायराइड का उपचार सब कुछ कर रहे हैं बाबा रामदेव। ठीक है ना, और इसका कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ? तो ये गंभीर, और अब केवल पतंजलि ही नहीं, तमाम आयुर्वेदिक कंपनियां, हमने कहा ना, जापानी तेल, ये हिंदी अखबारों को उठाकर देख लीजिए, जापानी तेल और क्या क्या किस किस प्रकार का विज्ञापन आ रहा है। कोई रोक नहीं है। सबको पता है कि शुगर की और डायबिटीज की जो बेसिक दवा है मेटफॉर्मिन, लेकिन इसका विज्ञापन आप नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो हाइट बढ़ाने से लेकर सब कुछ। तो इस मामले में संवेदनशीलता, और हमने कहा कि कई तरीके की परेशानियां बाद में, जैसे मुझे जब हमने पूछा डेंगू हुआ कि मैं बकरी का दूध क्यों ना पीऊं, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स बताए गए वो तुरंत दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन बात की दौर में जो भी हम कह रहे थे कि गिलोय पीने वाले लोग आईएलबीएस में भरे पड़े हैं, क्योंकि वे गिलोय पीते ही गए। जब आयुर्वेद की दवाओं का आप सेवन करते हैं अखबारों में विज्ञापन देखकर, तो आपको पता नहीं होता है कि पैरामीटर्स क्या है। मैं अपने एक रिश्तेदार को जानता हूं, बिल्कुल सही थे, डायबिटीज हुआ था, डॉक्टर की दवा खा रहे थे, अचानक कोई खुराक खाने लगे और घर में किसी को बताया भी नहीं क्या खुराक खा रहे थे। निश्चित तौर पर उसने शुगर कम कर दिया था, लेकिन मेहमान, इस दुनिया में मेहमान सिर्फ 15 दिनों तक रह पाए। तो ये चुनौती तो है ही। और आपने कहा कि देखिए, अस्पताल नहीं लूट रहे हैं, यह मैं नहीं कहता, अस्पतालों ने भी धंधा बना रखा है, लेकिन उपचार, और आपने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ठीक है, तो चलना तो वही पड़ेगा। आचार्य रामदेव खुद गए अस्पताल में, आचार्य बालकृष्ण खुद गए अस्पताल में, तो ये तो सीरियस है ही ना कि भाई स्वास्थ्य के साथ, स्वास्थ्य का उपचार अखबारों के विज्ञापन से होने लगे, टीवी के विज्ञापन से होने लगे,
तो हम समझ सकते हैं कि हेल्थ सिस्टम का क्या हाल है। यही यही टिप्पणी पिछली बार पिछले साल अगस्त में जब चीफ जस्टिस रमन्ना ने की थी, तो उन्होंने यही कहा था, वो कोरोना को लेकर के वो मामला दायर हुआ था कि कोरोना का इलाज जो हो रहा था, जी। जिस समय पूरी दुनिया दवा खोजने में लगी हुई थी, पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में लगी हुई थी और कोई दवा नहीं मिली थी किसी को। ये वैक्सीन भी पुरानी जो तकनीक थी, जो एमआरएनए तकनीक से बनी हो या दूसरे किसी तकनीक से, जो पुरानी वैक्सीन बनाने के जो तरीके थे, उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके और जनरल फ्लू की जो दवाएं होती थी, जो वैक्सीन होते थे, उसका इस्तेमाल करके इन लोगों ने कोरोना के वायरस मारने की का वैक्सीन और दवा बनाई थी। उस समय अगर ये दावा किया जाए कि जी। हमारे पास कोरोना की दवा है और हम कोरोना ठीक कर देंगे, तो यही वो मामला किया गया। पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, और जिस पर कहा था कि इस तरह के दावे आप मत करिए अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप ठीक कर रहे हैं। तो ये उस समय कई लोग दवाएं बांट रहे थे, ये एक तरह से धर्मादा शुरू हो गया था और कई लोगों की दवाओं ने अच्छा असर भी किया था। लेकिन वो असर, ये कोई ये नहीं कह सकता था कि हम कोरोना बीमारी ठीक करने की ये दवा है। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, इम्यूनिटी का जी। जो सिस्टम है आपका, वो इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है इससे, और आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत बढ़ सकती है। आप दवा हो है ये क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर के बड़ी तल्ख टिप्पणी पिछले साल चीफ जस्टिस रमन्ना की थी और इस साल जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की रही है। और ये जो बात है ना, आप हम लोग उस पर आते हैं जो अभी आपने कहा कि ये और तमाम लोग इस तरह की चीजें बेच रहे हैं, तो इस लेकर के भी जी। बहुत ज्यादा सोच विचार और गंभीरता से सरकार भी विचार कर रही है और अदालतें भी विचार कर रही हैं कि आप लोगों को विज्ञापन दे करके भरमाइए मत। और ये बात कई जगह कही गई है, कई सेलिब्रिटीज को जुर्माना लगा है। ये एक जी। जो गेमिंग का जो ऐप होता है, उसके विज्ञापन को लेकर के नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी बिल्कुल। रौतेला इन लोगों को बाज़ाब्ता फटकार लगाई कोर्ट ने और जुर्माना लगाने की बात कही। उसमें सिर्फ ये कहा गया था, उस ऐप ने क्लेम किया था कि हम सबसे ट्रस्टेड एक्सचेंज हैं स्पोर्ट्स के 2015 से। तो कोर्ट ने पूछा था कि जी। आपके पास सर्टिफिकेट है क्या, किसी एजेंसी ने आपको सर्टिफिकेट दिया है कि आप मोस्ट ट्रस्टेड हैं? तो आप ये कैसे लिख सकते हैं कि आप मोस्ट ट्रस्टेड हैं? जब 10 और कंपटीशन में है, आप मोस्ट ट्रस्टेड अपने को नहीं लिख सकते हैं अनलेस कि आपके पास भारत सरकार से कोई आईएसआई मार्का या आईएसओ कुछ नहीं मिला हुआ सर्टिफिकेट। तो उसके लिए भी कोर्ट में बड़ी फटकार, इस बात पर वो बिल्कुल। मामला कोर्ट में पहुंचा था। और जो सीसीपीए है, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है भारत सरकार की, वो भी इस मामले पर को लेकर के बहुत गंभीर है। और अभी इसी साल जनवरी में जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं रोहित कुमार सिंह, उन्होंने बाज़ाब्ता एक गाइडलाइन जारी की एंडोर्समेंट को लेकर। और एंडोर्समेंट के गाइडलाइन में उसका शीर्षक ही था कि एंडोर्समेंट नो हाउ। तो उसके बारे में सारी चीजें जाने की कैसे एंडोर्समेंट के क्या नियम है। उसमें उसमें भ्रामक विज्ञापनों को लेकर के बड़ी सख्त दिशा निर्देश तय किया गया है। और यहां तक कहा गया है कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर किसी भी उत्पाद का प्रोडक्ट करता है तो अपने ऊपर आजमाए, अपने ऊपर परखे। अगर वो परख के और उस परख के और उस पर अगर वो सचमुच जो दावा किया जाता है उस तरह का साबित होता है, तभी वो उसका विज्ञापन करे। तो अब जितनी दवाएं हैं अपने ऊपर जिसका विज्ञापन कर रहे हैं, उस पर रामदेव जी उस पर अपने ऊपर परख करें, अपने ऊपर उसकी टेस्टिंग कराएं और उसका सर्टिफिकेट दें, तब उसका विज्ञापन करें। ये हर बड़े बड़े अभिनेता हैं, जिन बड़े तमाम सुपरस्टार और महानायक सब लोग मिलकर के विज्ञापन करते हैं, उनसे प्रभावित होकर के लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं और कई बार उनको नुकसान हो जाता है या कम से कम वो फायदा नहीं होता है जो दावा किया जाता है। जैसे कितने दिनों से हम तो हमारी कई पीढ़ियां सुन रही हैं, गोरेपन की क्रीम बेची जा रही है, गोरा बनाने की क्रीम बेच रहे हैं बिल्कुल। और कोई गोरा हो गया हो क्रीम लगा करके, इसकी मिसाल कहीं नहीं है। लेकिन वो जैसा आपने कहा कि हाइट बढ़ाने की, गोरा बनाने की, सुंदर बनाने की तमाम तरह के आयुर्वेद में भी है और एलोपैथिक में भी है। तो इसका कोई आधार नहीं है। अब ये कहा है सीसीपीए ने और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने उसके गाइडलाइंस बनाई है और कहा है कि आप अपने ऊपर आजमाइए, परखिए, आपके ऊपर टेस्ट होगा और आप अगर सचमुच उसका फायदा होता है तभी आप इस बात का विज्ञापन करिए। और इसको लेकर के बड़ी सख्त गाइडलाइंस बनी है, वो लोगों को देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है अपने यहाँ की कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है। और उसके बाद जब मामला कोई एजेंसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोर्ट में पहुंचे तो वो कोर्ट भी इसमें क्या करे, इस तरह के थोड़ी डांट फटकार लगा करके कोई एक दिशा निर्देश दे करके और कोर्ट भी छोड़ देता है, आगे से फिर वही काम होता है। इसमें जब तक कुछ लोगों का पनिशमेंट नहीं होगा, कुछ लोगों को सजा नहीं होगी, तब तक ये चीजें नहीं बंद होनी है। जी, नहीं बंद होनी है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि अंग्रेजी दवाओं के विज्ञापन पर रोक है, वैसे ही आयुर्वेदिक दवाओं के विज्ञापन पर भी रोक होना चाहिए। और चलिए देखिए,
अब हम आप सेलिब्रिटीज की बात कर रहे थे, हम नेताओं की बात करें। हमारे मनोज तिवारी, हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, सभी के जानने वाले, बिहार में एक रियल एस्टेट की कंपनी का विज्ञापन करते हैं। एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी जिसके प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कब होती है और डिलीवरी कब होती है, यह समय सीमा तय नहीं है। अब तो रेरा बन गया है। लेकिन मनोज तिवारी का चेहरा हमेशा देखा जाता है और बातें कई बार इस पर उठी हैं, लेकिन समस्या वही है। और अभी अभी आपने देखा कि आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी पर हम आते हैं, जो आपने सीसीपीए की बात कही और रोहित कुमार सिंह की बात कर रहे थे, कि जितने सफल अभ्यर्थी थे यूपीएससी में सिविल एग्जामिनेशंस में, उससे कई गुना ज्यादा कई संस्थान, एक ही संस्थान और एक ही चेहरे पर कई कई संस्थान दावा कर रहे थे यह सफलता तो मेरी ही यहां से मिली। और बात इतनी बढ़ गई, मैं पटना में जब आता हूं अपने घर से बेली रोड पर, पटना का एक कोचिंग संस्थान है, उसने किसी स्टैंड पर वो होर्डिंग लगा रखी है, बैनर लगा रखा है, जिसमें दोनों टॉपर्स के चेहरे। हमें भी पता है कि ये दोनों टॉपर्स जब तक टॉपर्स नहीं हुए थे, वे इस संस्थान को जानते भी नहीं थे और न संस्थान वाले इसको जानते थे। लेकिन इसके पीछे क्या खेला होता है आपको ही पता है। तो उधर भी अब ध्यान गया है और उधर भी मिसलीडिंग एड्स रोकने की बात हो रही है। कई लोगों को जुर्माना लगाया गया। आप तो उसी इलाके में रहते हैं, आपको ज्यादा करीब से जानकारी हाँ होगी। बिल्कुल, इधर तो कोचिंग का जो हब है, जहाँ आईएएस आईपीएस बनाने की फैक्ट्री चलती है, उधर जी रहते हैं हम। और ये हर हर जी हर एग्जाम के बाद देखते हैं कि एक अभ्यर्थी जो क्वालिफाई किया, टॉप किया, दूसरा टॉपर है, तीसरा टॉपर है, हर कोचिंग संस्थान उसकी फोटो लगा करके विज्ञापन करता है, चाहे वो उसको जानता हो नहीं जानता हो। कई लोगों, कई संस्थानों से बच्चे पढ़े होते हैं, कई संस्थानों में, किसी संस्थान में जाकर के मॉक इंटरव्यू दिया है, किसी संस्थान में उसने पीटी की तैयारी की है, किसी संस्थान से उसने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, किसी संस्थान में जाकर के मेंस की तैयारी की हुई है, किसी संस्थान का उसने नोट्स लेकर के पढ़े हुए हैं, किसी संस्थान के साथ रिमोटली जुड़ा हुआ है, किसी जी संस्थान से उसने पेन ड्राइव लेकर के उसकी पढ़ाई हम्म, की हुई है। तो बच्चे तैयारी में तमाम जगहों से लेकर के पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हर संस्थान क्लेम करता है कि ये हमारे यहाँ से पढ़ा है। फिर उसके बाद एक खेल चलता है कि अभ्यर्थियों को बुलाओ, उनको कुछ उपहार दो, उनको किसी तरह से ऑब्लाइज करो, उनके साथ फोटो खिंचवाओ, उनसे कुछ हैंड रिटन नोट लिखवाओ और उसका विज्ञापन बना के लगाओ कि हम हमारे यहाँ से ये हमारे यहाँ से पास हुए। अब स्थिति ये है कि लाखों बच्चे हर साल कोचिंग करते हैं, एटलीस्ट 4 लाख 5 लाख फॉर्म भरते जी हैं, उससे ज्यादा ही बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से मैक्सिमम कोचिंग करते हैं और अंत में 1900 लोगों का सिलेक्शन हम्म, होता है। तो इतना, इस तरह का परसेंटेज है जी और करोड़ों अरबों रुपए का ये बिजनेस है। तो ये एक धंधा चल गया है हम्म, कि किसी भी चीज का जो है इस मतलब लोगों की भावनाओं को, ये असल में क्या है कि लोगों की भावनाओं को भुनाने का एक जरिया बन गया है विज्ञापन करके, और लोगों की भावनाओं को इस तरह से प्रकट करना कि लोग उसकी उसकी एकदम औ में आ जाए, एकदम उसको उनको लगे कि हाँ ये तो सचमुच जीवन बदल देने वाली चीज है। एक किसी बड़े जो एड गुरु थे, हम्म, विज्ञापन के बड़े गुरु थे, नाम ध्यान अभी नहीं आ रहा, हमको ध्यान आएगा तो बता जी देंगे। उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि जितनी चीजें जो हमारे जीवन की उपयोगिता की चीजें नहीं है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, उनको विज्ञापन के जरिए बेचा जाता है। जीवन के लिए ये है, उनको विज्ञापन उनके दे। उनको विज्ञापन की जरूरत जी नहीं होती है। अब अमूक ब्रांड का आटा खाने का जी तो विज्ञापन होगा, वो उस ब्रांड का विज्ञापन है। आटा, आटे का क्या विज्ञापन करना है, चावल का क्या विज्ञापन करना है, वो तो लोग खरीदते हैं, जाते हैं खेत में अपना खाते हैं। हम्म, जो जरूरी चीजें हैं जीवन, जितनी भी जी गैर जरूरी चीजें हैं जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, उनका विज्ञापन होता है। और अब उस ये, और उसमें कैसे विज्ञापन किया जाता है, इसका बड़ा मजाक भी बनता है कि अपने देश में बड़ा बनने के लिए और बहुत सफल होने के लिए क्या करना है, तो अमुक ब्रांड का गुटखा खाना है। आप अमुक ब्रांड का गुटखा खाइए तो बड़े हो हम्म, जाइएगा। दुनिया में तो दूसरी जगह तो लोग हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में और एमआईटी में पढ़ के बड़े होते हैं। आपको क्या है, अमुक ब्रांड की शराब पी लीजिए, अमुक हम्म, ब्रांड का गुटखा खा लीजिए तो आप बड़े हो जाइएगा। या अपने बच्चे को अमुक ब्रांड का वो पिला दीजिए जो बूस्टर जो है, और उसके बाद वो सफल हो जाएगा जीवन में। तो ये अपने यहाँ इस तरह की चीजें होती है, इसमें तमाम माँ की भावनाएं, पिता का प्यार, ये सब चीजें उसमें दिखाई जाती हैं। बच्चों को दिखाया जाता है कि किस तरह से वो सफल हो रहा है और अवार्ड जीत रहा है। अरे कोई गुटखा खा के और कोई ताकत बढ़ाने वाला पेय पी करके कोई आदमी सफल हो जाएगा जीवन में?
तो ये सब तमाम चीजें ऐसी हैं जो भावनाओं को एक्सप्लोर करती हैं, लोगों की भावनाओं को। जो क्या है, दवाओं का, आयुर्वेदिक दवाओं का क्यों इतना असर हुआ, पतंजलि का क्यों इतना नाम हुआ, ये दावा किया गया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके घर की चीज है, और इस ऐसे स्वदेशी का उसमें तड़का लगा दिया गया और इमोशनली लोगों को उसके साथ जोड़ा गया, जुड़ गए तमाम लोग। इसी तरह से सफल होने के लिए इमोशनली लोगों को जोड़ दिया जाता है, इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करना हो गया ये तो। कि आप अपने बच्चों को, अगर बच्चा भी कहेगा कि जी अरे जब यही कोचिंग में पढ़ के जब सब सफल होता है तो हमारे माँ बाप भी हमको वहां क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। इस सफलता की होड़ में ये जो ऐसा, अभी एक और सुप्रीम कोर्ट का इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, लेकिन वो कहना जरूरी है कि अभी कोटा में जो लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी गार्जियंस की भी बनती है, जो अपने बच्चों से इतना एक्सपेक्टेशन करते हैं, उनके ऊपर इतना दबाव डालते हैं जैसे बच्चों की। बिल्कुल। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इस तरह से करते हैं कि गार्जियन भी उसमें लगता है कि अब तो हमारा बच्चा कलेक्टर बन ही जाएगा, जब इसको इतने पैसे दे देंगे। फिर वो जमीन बेच करके और जी गहने गिरवी रख करके और बच्चों को उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला कराता है, और मिलता क्या है, कुछ नहीं। 4 लाख बच्चे अगर शामिल हो रहे हैं, 3 लाख हाँ, निन्यानवे मिलता है हजार कुछ बच्चों को जी। कुछ नहीं मिलता है। तो ये इस तरह से इमोशनल जो विज्ञापन जो है, ऐसे इमोशनली ट्रैप करने की चीजें हो गई हैं लोगों को। और उसमें एक नया पहलू और जुड़ गया है ज्ञानेश्वर जी, ये इन्फ्लुएंसर्स का। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के, जी यूट्यूब में और फेसबुक पर और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर, ये इन्फ्लुएंसर क्या है कि कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। खाना बनाने का आप खाना बना रहे हैं, लोगों को कुकिंग सिखा रहे हैं, कोई रेसिपी बता रहे हैं, और उस रेसिपी में 4 मसालों के आप विज्ञापन भी कर रहे हैं, और उसका फिर आपको पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल। वो मसाले आप यूज कर रहे हैं कि नहीं नहीं कर रहे हैं, ये किसी को पता नहीं कि आप वही मसाले यूज कर रहे हैं, या वो मसाले यूज करने से सचमुच खाना उतना टेस्टी हो जाएगा जितना आप कह रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप मसाले बेच रहे हैं, एक एक चीज बेच रहे हैं। इन्फ्लुएंसर आज हर चीज बेच रहे हैं, वो भी गोरा होने की क्रीम बेच रहे हैं, बाल न गिरे इसकी भी क्रीम, इसकी भी दवा बेच रहे हैं, लंबाई बढ़ जाए इसकी भी दवा बेच रहे हैं इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया में। और अभी एक रिपोर्ट हम देख रहे थे कि 2000 करोड़ रुपए का इन्फ्लुएंसर का कारोबार है, जो अब 2025 में बढ़ के 2800 करोड़ रुपए का हो जाएगा। जो ग्रोथ है उसमें वो फिनोमिनल है। तो ये हर आदमी किसी न जी किसी चीज से परेशान बैठा हुआ है, उसकी परेशानी को आपको कैश करना है, उसकी परेशानी का आपको फायदा उठाना है। तो ये फायदा उठाने की चीज हो गई। हर आदमी परेशान है, कोई नौकरी के लिए, कोई स्वास्थ्य को लेकर के, कोई इलाज को लेकर के, और आप कोई घर को लेकर के आसियाना हो जाए अपना, उसको लेकर के, और आप उसकी परेशानी को कैश कर रहे हैं। तो ये तमाम जो मैं तो अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मेरे कोई जानने वाले थे, वो दिल्ली के एक बड़े कोचिंग संस्थान में, मुखर्जी नगर में, यूपीएससी की तैयारी के लिए जाना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा कि आप तो जानते ही होंगे। मैंने संस्थान वाले से पूछा कि भाई, मेरा जानने वाला एक व्यक्ति है, उनका बेटा है, गरीब है, आपके यहाँ पढ़ना चाहता है, कितना पैसा लगेगा? तो जो आप बोले, बस पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई, ये तो ज्ञानेश्वर का मसला है, इनका जानने वाला है, इससे सिर्फ पैसा लेने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक सूत्र जो मैंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा, ज्ञानेश्वर जी ऐसा है, जो आपके जानने वाले हैं और जिनका बेटा है, उन्हें अभी दिल्ली भेजने के लिए जमीन बेचने मत कहिए, कर्ज लेने मत कहिए। यह सलाह दूसरे कोचिंग संस्थान वाले आम लोगों को नहीं देते हैं, लेकिन मुझे दिया। उन्होंने कहा कि पिता को कहिए कि 100 रुपए अपने बेटे पर खर्च करें। मैंने कहा 100 रुपए? 100 रुपए से पता चल जाएगा कि ये बच्चा जो है आईएएस आईपीएस या किसी स्टेट सर्विस में जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने कहा ये कौन सा मंत्र है? उन्होंने बताया कि 100 रुपए में कहिए कि 10 रुपए वाले 10-10 कलम खरीद लें और अपने बेटे को गिफ्ट कर दें, और फिर बेटे को कहें कि ये 10 कलम तुम घिस डालो, और कितने दिन में घिसता है, यदि वह सचमुच अपनी मर्जी से जो मर्जी है लिखता रहे, लेकिन लिखता रहे। यदि वह सचमुच 2 महीने में 10 बॉल पेन को घिस देता है, तब कहिए कि कर्ज भी ले लें, जमीन भी बेच सकते हैं। मैंने यह सूत्र बताया, 2 कलम नहीं घिसा गया। सोचिए, बताइए। हाँ, तो जब आप लिखेंगे नहीं, जब आप पढ़ेंगे नहीं, तो दिल्ली में जाकर फिर ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, लबेरिया तो है ही। और जो भी आप कोटा की बात कर रहे थे, कोटा पे आत्महत्या की जो बात होती है, और ये दावे दावे तो अजीत जी ऐसा कहें, मैं तो एक मुकदमा लड़ रहा हूं दिल्ली में, मेरे खिलाफ मुकदमा है कि एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया,
बिहार सरकार ने दावा किया, बिहार सरकार ने पुरस्कार की घोषणा कर दी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ऑल इंडिया टॉपर हो गई। और दिल्ली का एक बड़ा कोचिंग संस्थान वह कह रहा था ये मेरी स्टूडेंट है। मैंने कहा दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। कोचिंग संस्थान वाले कह रहे हैं तो, और वो कह रहे हैं रेगुलर क्लास की स्टूडेंट है, तो फिर बिहार सरकार झूठ बोल रही है क्योंकि बगैर 75%। तो जब मैंने कोचिंग वाले को चैलेंज किया, जब बिहार सरकार को चैलेंज किया, कोचिंग वाले ने मुझ पर मुकदमा कर दिया और आज भी मुकदमा लड़ रहा हूं। हाँ? तो भाई आप ये बताओ ना कि भाई या तो ये स्कूल में नहीं पढ़ रही थी या आप यहाँ नहीं पढ़ रही थी। तो ये दावे जो हैं जी, ये दावे, ऐसे दावे, और दवाओं के मामले में जो अभी आपने कहा इम्यूनिटी बूस्टर, लेकिन ये किसी को पता नहीं इम्यूनिटी बढ़ा कितनी देनी है, कितनी बढ़ा देनी। हाँ, जब आप इम्यूनिटी तो प्लेटलेट्स कितने, जब आप इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं तो कोई ऐसी दवा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप जो आयुर्वेद की जिन चीजों का आपने मिक्सर किया है उसमें कोई स्टेरॉइड है जो हमारी इम्यूनिटी उस समय तो बढ़ा दे लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान कर दे। स्टेरॉइड से तो बहुत सारा नुकसान होता है, उस समय तो एनर्जी आ जाती है, उस समय तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो कौन सा किस मिकदार में आपने दवा में क्या कंपोनेंट मिलाया है जो स्टेरॉइड की तरह काम नहीं कर रहा है, इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या ये लैब में इसकी कोई टेस्टिंग तो नहीं हो रही है कि उसमें स्टेरॉइड नहीं है? तो ये भी ये चैलेंज कई तरह का है। कई बार ऐसा होता है, लोग होम्योपैथिक दवाओं के लिए भी कई डॉक्टरों ने कहा कि वो आपको उसका वो कंपोजिशन तो बताता नहीं है कि उसमें क्या क्या मिला करके वो दवा बनी है। उसमें अगर कहीं भी अगर कोई भी उसमें स्टेरॉइड का जरा सा भी अंश होगा तो आपको तत्काल रिलीफ हो जाएगा, लेकिन फिर वो लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। बिल्कुल। तो ये जो या तो फिर सरकार रेगुलेट करने के लिए, चूंकि अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह साहब ने सुना है और ये जो पतंजलि वाले में उन्होंने टिप्पणी की है, ये मौखिक टिप्पणी थी, वर्बल कमेंट है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, अभी उन्होंने वर्बल कमेंट किया है। फरवरी में जब सुनवाई होगी तो पिछले बार भी ऐसा हुआ था, नोटिस बाकायदा नोटिस जारी हुआ था पिछली बार भी, हेल्थ मिनिस्ट्री को, आयुष मिनिस्ट्री को भी और पतंजलि संस्थान को भी। तो आयुष मिनिस्ट्री को भी है, जो आयुर्वेद, यूनानी, जितने तरह की वैकल्पिक जो चिकित्सा पद्धति है उसको, उसका काम देखने वाले जो मिनिस्ट्री है उसको भी नोटिस जारी हुआ था। फिर उन मंत्रालयों को कोई ऐसा गाइडलाइन बनाना चाहिए, इनके लिए भी टेस्टिंग लैब्स बनाने चाहिए हैं और ये इंश्योर करें अंग्रेजी दवाओं की तरह की इनके यहाँ से भी वो तमाम प्रक्रिया का पालन होगा कि टेस्टिंग होगी और वो सब सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के बाद फिर वो मिनिस्ट्री की गारंटी होगी। जो मिनिस्ट्री है, जैसे किसी भी प्रोडक्ट पर जो ऑथराइज्ड एजेंसी होगी, जैसे अमेरिका में एफडीए, वहां सारी चीजें जो फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी के थ्रू खाने की चीज हो या दवा हो, एफडीए की मंजूरी के बिना कोई भी चीज नहीं बिकती है और एफडीए की अनुमति के बिना नहीं बिकती है, तभी जो है एक हायर स्टैंडर्ड सुनिश्चित होता है। हम लोगों के यहाँ तो जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनके यहाँ भी इतना खराब काम है कि कुछ पता नहीं चलता। हम लोगों के यहाँ से तो दवाएं एक्सपोर्ट हुई और दुनिया के देशों में लोग मर गए, बच्चे अंधे हो गए दवाएं लेकर के। अंग्रेजी दवाएं थी, एलोपैथी की दवाएं थी, यहाँ हरियाणा से बनने वाली फैक्ट्रियों से दवाएं अमेरिका गई और कहाँ कहाँ गई और बच्चे बीमार हो गए गाम्बिया में, और कई जगह उस पर फिर रोक लगी, एक्सपोर्ट रोकना पड़ा। तो ये ड्रग रेगुलेटर्स हो या आयुर्वेदिक दवाओं को रेगुलेट करने वाली कोई अलग एजेंसी बनानी है तो बनाए। तो उस जब तक वो एजेंसी ऑथराइज, जब तक वो एजेंसी सर्टिफिकेट न दे तब तक न बिके। और विज्ञापन का भी एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड हो कि जितने उपचार की पद्धतियां हैं सब अपना विज्ञापन समान रूप से करें, सबकी दवाओं का समान रूप से विज्ञापन हो, पब्लिक के सामने हो वो सारी चीजें। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दी जाए, क्या क्या कंपोनेंट है वो सब बताया जाए, या तो इस तरह से रेगुलेट करें। और नहीं तो जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है, कोर्ट ने कहा है, कई बार कहा है कि भ्रामक विज्ञापन से बचिए। ये तमाम सेलिब्रिटीज को भी बचना चाहिए, जो कंपनियां हैं उनको भी बचना चाहिए कि जनता के सेहत से, उनकी भावनाओं से, उनके बच्चों के भविष्य से इस तरह का खिलवाड़ न करें। ये बच्चों का भविष्य दांव पर लगा देते हैं, लोगों की सेहत दांव पर लगा देते हैं, लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात तो अजीत जी की देखिए, दवा बगैर आप डॉक्टर की सलाह के, चाहे वो आयुर्वेद के डॉक्टर हो या चाहे एलोपैथ के डॉक्टर हो, कैसे खा सकते हैं? दुनिया भर के और किसी देश में आप जाकर दुकान से सीधी दवा नहीं ले सकते हैं। तो जब एलोपैथ की दवाओं का विज्ञापन नहीं हो सकता तो आयुर्वेद की दवाओं का विज्ञापन ही क्यों हो? जब विज्ञापन से आदमी दवा खाने लगे तो फिर तो सेहत और स्वास्थ्य तुरंत आपको फायदा दिख सकता है। मेरा एक निजी अनुभव है, एक पे खत्म कर देता हूं इस शो को, कि मेरे घर का होम
घरेलू सहायक है, लड़का है। तो कई साल पहले उसे पैर में दर्द होना शुरू हुआ थेउना में। मैंने कई डॉक्टरों से दिखाया, दवाएं चलती नहीं, कुछ फायदा नहीं मिला था। अचानक उसे किसी ने बता दिया एक आयुर्वेद वाले के बारे में। वो मुझसे छुट्टी लेकर चला गया 1 महीने के लिए और कहा बड़ा फायदा हो रहा है, बड़ा फायदा हो रहा है। फिर आया 1 महीने के बाद फिर से वही समस्या शुरू हो गई। तो हमने पूछा कि ये दवा क्या चल रही थी इसकी। मालूम हुआ कि जो उसे वो जड़ी बूटी दी जा रही थी आयुर्वेद की, उसमें ब्रूफेन चुरा हुआ था, दर्द निरोधक गोलियां। तो तत्काल फायदा दिख गया। मैं फिर एम्स लेकर गया उसे। तो एम्स में एक बड़े ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर मिले, बोले इसे बीमारी कुछ नहीं है। उन्होंने एक छोटा सा एक्सरसाइज बताया और कहा ये करो, हाँ ताला लगाओ पैर में। और तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब ने तो कुछ देखा ही नहीं, कोई दवाई नहीं लिखा, तो फायदा क्या होगा। आप फिर उसी एक्सरसाइज से तो देखिए वो ब्रूफेन का चुन जो भी आप कह रहे थे, स्ट्राइक तो नहीं दे रहे हैं आप। तो ऐसी चुनौतियां, और इस पर सोचने की बात है कि दवा विज्ञापन से बिकेंगे तो यह तो गंभीर मसला है ही। और फिर किस किस तरीके के विज्ञापन आते हैं। सेक्सुअल पावर बढ़ाने का विज्ञापन, कई लोगों की जानें चली गई हैं। तो यह गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने इधर देखना शुरू किया, हम लोग भी चर्चा करते रहेंगे। आज यह महत्वपूर्ण चर्चा हमने आप लोगों के साथ की। आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा और आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।